Let us start. आज हम ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं एन फैक्टर कैलकुलेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, कुछ 4-5 केसेस में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन देखेंगे। एन फैक्टर की बहुत सारी डेफिनेशन है। रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन की एक ही डेफिनेशन है, एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में, है ना। इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट किया जाता है एन फैक्टर का। अब वो इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग से कर लो, आओ हरियाणा चले में अगर हम देखते हैं तो वहां तो इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करते नहीं, अपने आप आते हैं आओ हरियाणा चले में, और फिर उसे कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं। उससे अल्टीमेटली सही एन फैक्टर निकलता है, जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन परफेक्टली कंप्लीट बैलेंसिंग के बाद इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल होते हैं, उससे एन फैक्टर बिंदास निकलता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन में। वो तो एक तरीका है ही। तो इसका मतलब क्या हो गया? एवरेज एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। ऑक्सीडेशन हाफ है तो लॉस्ट, रिडक्शन हाफ है तो गेन, या नेट रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक्सचेंज। ये वर्ड यूज करते हैं। जब लॉस कौन करेगा? जो ऑक्सीडाइज होगा यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट। गेन कौन करेगा? जो खुद को रेड्यूस करेगा यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्सचेंज मतलब नेट रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दोनों साइड जो कैंसिल करते हैं, वो अल्टीमेट चीज है, उससे कभी गलती नहीं होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और एक्सचेंज पर एटम, पर आयन और पर मॉलिक्यूल, यही डेफिनेशन है एन फैक्टर की रिडॉक्स रिएक्शन में। यही डेफिनेशन हम लोग बार बार यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन और तीसरा डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ब्रॉडली रिडॉक्स रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। क्लासिफिकेशन के और भी तरीके हो सकते हैं, बट मेन ये 3 क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के लिए, और लास्ट में इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। फर्स्ट, पहला केस डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन हम एक ही यूज करेंगे, बट इसके केसेस कई सारे हैं, जो अगर आप केसेस वाइज डिवाइड कर लोगे तो यू विल फाइंड इट इजी। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट की रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीडेशन स्टेट, बढ़कर दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट और घटकर तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी कि सेम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट साइड 2 रहेंगी और रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। इन दोनों का एन फैक्टर तो बड़े प्यार से निकल जाता है, क्योंकि इसको पता है मैं इसी ऑक्सीडेशन स्टेट से आया हूं, इसको भी प्रोडक्ट को पता है इसी से। लेकिन इसके एन फैक्टर के लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं, जो डिसप्रपोर्शनेटिंग स्पीसीज है। बैलेंसिंग नहीं करना चाहते हैं तो ट्रिक देखो, और ट्रिक यूज नहीं करना चाहते, प्रॉपर बैलेंसिंग से करना चाहते हो, तो it will be time taking, but it will be definitely a correct method and ultimate way to calculate n factor. Coefficient multiplied by n factor is a fixed value and which in turn equal to number of electron exchanged in net redox reaction. तो यहां के लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं, n factor of disproportionating species is equal to सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ से देखो उस रिएक्टेंट के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए पर मॉलिक्यूल एवरेज। रिडक्शन हाफ को भूल जाओ, फिर सिर्फ रिडक्शन हाफ देखो, एन फैक्टर रिडक्शन हाफ में देखो, ऑक्सीडेशन हाफ को भूल जाओ, पर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन
गेन किए रिडक्शन हाफ में, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ऑक्सीडेशन हाफ एन फैक्टर रिडक्शन हाफ। ये डिस्प्रपोर्शनेशन में के रिएक्टेंट का एन फैक्टर निकालने का तरीका है। तो इसके लिए ट्रिक प्रोडक्ट का आपका काम इजीली हो जाएगा, सिर्फ इसके लिए हमें ट्रिक देखनी है, दैट्स ऑल। अब मैं बात करता हूं, इसके एग्जांपल लेता हूं, जस्ट तरीका है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में इतना सा ध्यान रखना है, बैलेंसिंग इज द अल्टीमेट वे, नो डाउट अबाउट इट। मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो जाता है H2O NO2, सेल्फ डिकम्पोजिशन में जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O NO2, H2O2 decomposes to H2O NO2। अगर मैं बैलेंस करूं तो बैलेंस कर सकता हूं, लेकिन मैं बिना बैलेंसिंग के एन फैक्टर निकालना चाहता हूं। पहले मुझे पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब एलिमेंट देखता हूँ, वो ऑक्सीडेशन हाफ बना रहे हो, वो रिडक्शन हाफ बना रहे हो। लेकिन यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं, तो मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखना पड़ेगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ +1 में है, और यहाँ पर भी। तो हाइड्रोजन तो +1 से +1 में, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन इधर -1 में है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है, और ये एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 में ही होगी। तो ऑक्सीजन एलिमेंट है वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही एलिमेंट रेड्यूस हो रहा है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन, इसका एन फैक्टर बिंदास निकाल सकते हो, O2 का भी एन फैक्टर बिंदास निकाल सकते हो, क्योंकि इस -2 को पता है कि मेरा बापू -1 वाला ही है, मैं वहीं से ही आया हूं। 0 वाले O2 ऑक्सीडेशन स्टेट को पता है कि मैं -1 से आया हूं। इन जनरल देखोगे केमिस्ट्री में O2 का एन फैक्टर आपका 4 मिलता है मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में, यू विल सी। क्यों? क्योंकि जनरली ऑक्सीजन O-2 से O2 में आती है, 2 और 0 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, तो O2 में 2 एटम है, इसलिए एन फैक्टर 4 होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे 0 -1 से आ रही है, इसलिए वो कॉमन वाला एन फैक्टर अभी एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, कॉमन वाला एन फैक्टर। तो अगर मैं बोलूं कि एक एलिमेंट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट में बढ़ के 0 में गया और घटकर -2 में गया वही एलिमेंट, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ये तो पहचानना हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। ज्यादातर केमिस्ट्री में जब भी रिडॉक्स रिएक्शन में O2 होगी, एन फैक्टर आपको 4 मिलेगा। पर हमने ये भी बात की कि एक ही केमिकल स्पीशीज का एन फैक्टर हरदम फिक्स नहीं होता, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकता है। मैंने जनरली बोला इसलिए। अब देखो, इसका एन फैक्टर निकालूं तो 0 को पता है, -1 से आया हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन O2 में 2 एटम है, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 हो गया। -2 को पता है, H2 वाले -2 को, कि मैं -1 से आया हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो एन फैक्टर 1। अब -1 को 0 में भी गया है, ऑक्सीडाइज होकर -1 रेड्यूस होकर भी गया है, तो इसको इसको इश्यू है, इसका एन फैक्टर किससे निकालें? तो इसका एन फैक्टर ट्रिक से निकाल लो आप। इसका एन फैक्टर निकालोगे तो इसी का एन फैक्टर सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ में रिडक्शन हाफ को भूलते हुए, इसी का एन फैक्टर रिडक्शन हाफ में ऑक्सीडेशन हाफ को भूलते हुए, और फिर ट्रिक लगा दो, और लास्ट तो बैलेंसिंग है ही है, लास्ट तो बैलेंसिंग है ही है। तो क्या करूंगा, एन फैक्टर इन ऑक्सीडेशन हाफ, मैं किसका एन फैक्टर, इसका निकाल रहा हूं, उनका तो निकल ही चुका, उनको छोड़ दो। तो इसमें 2 ऑक्सीजन, -1 से 0 में गया ऑक्सीडेशन में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2। एन फैक्टर सिर्फ रिडक्शन हाफ में देखूं, -1 से -2 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, लेकिन H2O2 में 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2। तो एन फैक्टर ऑफ H2O2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ का एन फैक्टर, रिडक्शन हाफ का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का समेशन, 4/4, यानी कि एन फैक्टर H2O2 का मेरा 1 हो गया। तो एन फैक्टर इस ट्रिक से मैं निकालूंगा, मुझे बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी, पर हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैं बैलेंस करूं तो इसका बैलेंसिंग करना तो बहुत आसान है, ये बैलेंसिंग हो गई आपकी, दिस इज योर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करना भी बहुत आसान है।
अब मैं आपको ये पूछूं, बताओ बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बताओ इस रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। तो परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन की, और परफेक्टली बैलेंस के लिए आप तीन कंडीशन चेक करते हो। पहली कंडीशन एलिमेंट बैलेंस, सभी एलिमेंट के एटम बैलेंस होने चाहिए। दूसरा चार्ज बैलेंस होना। तीसरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और दूसरा नहीं होना चाहिए, बस 1 हो सकता है। और रिडॉक्स रिएक्शन है, ये तो होना ही चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ये गेन हो गए, ये लॉस हो गए प्रोडक्ट साइड, तो ये दोनों साइड एन ही हो, एन के अलावा और कुछ नहीं हो। वो तो सबसे पहली कंडीशन है। तो अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो सिर्फ ये तीन चीजें चेक करनी होती है। बैलेंसिंग कर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो आपको ये तीन चीजें ही चेक करनी होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है तो ये तीन चीजें चेक करनी है। बैलेंसिंग कर रहे हो तो ये तीन चला है, लास्ट में आंसर के लिए तीन ही चीज चेक करनी है। लेकिन अगर आगे से कोई रिएक्शन दे रखी हो, उसकी इक्वेशन दे रखी हो, तो ये कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो सबसे फंडामेंटल पॉइंट है रिडॉक्स रिएक्शन का। तो आगे से कोई रिएक्शन दे रखी हो तो ये पॉइंट भी आपको चेक करना होगा परफेक्ट बैलेंसिंग के लिए। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन तो वो तो सबसे पहली बात है, लेकिन जब बैलेंसिंग का क्वेश्चन दे रखा हो तो वो तीन ही चीज चेक करनी होती है, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाती है। तो इसको मैं एन को निकालूं तो देखो, -1 से 0 एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, लेकिन O2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इससे एन फैक्टर निकालो तो क्या होगा, 2 है। तो कोफिशिएंट मल्टीपल एन फैक्टर की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बारे में, परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एन फैक्टर निकालना इज द अल्टीमेट थिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए। तो सबका एन फैक्टर आपने यहां से निकाल दिया। H2O2 का एन फैक्टर यहाँ पे ऑक्सीडाइज रेड्यूस दोनों हो रहे हैं। वैसे H2O2 का एन फैक्टर सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है तो 2 होता है, सिर्फ रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है तो 2 होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडाइज और रेड्यूस दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन में वैसा हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे एन फैक्टर 1 है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, H2O2 का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास वो 34 है इसका, 16 ऑक्सीजन का, 32 प्लस 2 हाइड्रोजन 2, 34 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट 1 सॉरी, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट 34 ही है। लेकिन जनरली KMnO4 जब सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूस होकर H2O में जाएगा, सिर्फ रेड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होकर O2 में जाएगा, तो एन फैक्टर इसका 2 ही रहता है बिंदास, एज वी डिस्कस्ड। तो इसका एन फैक्टर बिना बैलेंसिंग के लिए आपने निकाला और बैलेंसिंग से भी आपने निकाला। बिना बैलेंसिंग में आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन वाली रिएक्शंस में इस तरह आप एन फैक्टर रिएक्टेंट का आप जरूर अलग से निकाल लें, ट्रिक से निकाल लें। मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक ClO3-1 है, वो ऑक्सीडाइज होके क्लोरेट पर क्लोरेट में गया और रेड्यूस होके क्लोराइड में गया। इन दोनों का एन फैक्टर तो आप मजाक से निकाल देंगे, इसका एन फैक्टर बताओ रिएक्टेंट का। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, पर क्लोरेट है, क्लोराइड है और क्लोरेट है। -1 को पता है कि मैं +5 से आया हूं, -1 से +5 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 मत कर देना। +1 और +5 का डिफरेंस 4 होता है, -1 और +5 का डिफरेंस 6 होता है। नंबर लाइन पे देखिए ना, नंबर लाइन पढ़ी थी आपने 3rd 4th स्टैंडर्ड में। तो इसका एन फैक्टर 6 रहेगा, एक क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड में। +7 +5 से आया 2, लेकिन एक ही क्लोरीन है तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, ये इसका ऑक्सीडेशन हाफ, ये इसका रिडक्शन। तो मैं सिर्फ रिडक्शन देखूंगा, +5 से -1 6 इलेक्ट्रॉन और एक ही क्लोरीन है इसमें, तो 6 हो जाएगा रिडक्शन हाफ में इसका एन फैक्टर। सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ देखूं, रिडक्शन हाफ को भूलकर, तो +5 से +7 2 इलेक्ट्रॉन और एक ही क्लोरीन, एन फैक्टर 2 हो गया। तो एन फैक्टर ऑफ क्लोरेट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में, एन फैक्टर ऑफ क्लोरेट क्या हो जाएगा इस डिस्प्रपोर्शनेशन वाली रिएक्शन में,
डिस्प्रपोर्शनेटिंग स्पीसीज का ही एन फैक्टर रिस्ट्रिक्शन निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 दैट इज 12/8, यानी कि बड़े प्यार से मैं 3/2 बोल सकता हूं। तो एन फैक्टर इज 3/2। हाँ, बैलेंसिंग आप जानते हो, बैलेंसिंग से करोगे तो ये एन फैक्टर आप दोबारा से देख सकते हो, पर हम बैलेंसिंग पे नहीं जा रहे, बैलेंसिंग तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरह आप एन फैक्टर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट के लिए ट्रिक लगाएं। रिएक्टेंट के लिए जो डिस्प्रपोर्शनेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दोनों में जा रहा है जिसका एलिमेंट, उसी पे ट्रिक लगाना है, सभी रिएक्टेंट पे ट्रिक नहीं लगाना है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अप्लाई ट्रिक एंड ऑल रिएक्टेंट्स, वही रिएक्टेंट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में जा रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर निकालो, उसी का रिडक्शन का निकालो। एन फैक्टर ऊपर गुणा कर दो, नीचे ऐड कर दो, तो आपका डिस्प्रपोर्शनेट स्पीसीज का ओवरऑल एन फैक्टर आ जाएगा, राइट। बैलेंसिंग इज द अल्टीमेट वे, उससे तो आप कर ही कर सकते हो। कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन नेट रेडॉक्स रिएक्शन, इन नेट रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बस यही है। एग्जाम्पल हम बहुत सारे दे सकते हैं, पहले एग्जाम्पल हमने लिए भी हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन में भी हमने इसके कई एग्जाम्पल लिए थे। हेलोजन, बताना अगर हेलोजन, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, Cl2Br2I2, जल्दी से बताना। अगर NaOH KOH COH ट्वाइस किसी भी बेस के साथ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस का सॉल्यूशन, तो बताओ ये कैसे डिस्प्रपोर्शनेट होता है हेलोजन। सेम ये के हेलोजन, इधर फ्लोरीन नहीं है। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट बेस है, यहीं पे दो कंडीशन है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो बताओ क्या बनेगा। दोनों में रेड्यूस होके हैलाइड में जाता है और दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट होके ऑक्सीडाइज भी होना पड़ेगा। तो ये हाइपोहेलाइट है और यहाँ पर हेलेट है, ये याद होना चाहिए। दिस इज हेलेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, और ये हाइपोहेलाइट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइट, हाइपोब्रोमाइट, हाइपोआयोडाइड, ये तो हेलाइड हो गया दोनों में। तो रेड्यूस होके तो अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलोजन -1 लोवेस्ट होती है, उसमें जाता है, लेकिन ऑक्सीडाइज होके अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन। तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। इनफैक्टर तो आप उसी तरीके से इनका तो निकाल लोगे। OH नेगेटिव या NaOH KOH है, उसका इनफैक्टर पे ट्रिक मत लगा देना, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा है नहीं। NaOH KOH जो भी रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा रहेगा नहीं, इसलिए आयनिक फॉर्म में मैंने लिखा है दैट्स ऑल, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा है नहीं, वो तो स्पेक्टेटर आयन है, जैसे NaOH है तो Na पॉजिटिव लाइक दैट। तो NaOH का इनफैक्टर पे ट्रिक ना लगाएं, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, जिसमें से एक रिएक्टेंट का एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन में टेक पार्ट करेगा, बाकी रिएक्टेंट का नहीं करेगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए बस ये ट्रिक ही एक पॉइंट बताना था, प्रोडक्ट का बिंदास निकाल लोगे। सेकेंड इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। देखो बच्चों, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। आप बोलोगे सर डिस्प्रपोर्शनेशन भी तो उसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था, एक ही एलिमेंट का हो रहा था, पर यहां पर एक एलिमेंट कंपलसरी है, वहां पर यहाँ पे एक एलिमेंट और उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट, एक एलिमेंट और उसकी एक प्रोडक्ट साइड, दो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी। अब ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एक प्रोडक्ट में भी हो सकती है और दो प्रोडक्ट में भी हो सकती है, एक प्रोडक्ट में भी हो सकती है, दो प्रोडक्ट में भी हो सकती है। वो मैंने नहीं बोला, मैंने बोला प्रोडक्ट में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, रिएक्टेंट में एक एलिमेंट होगा और एक ही रिएक्टेंट में भी होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा कर दे तो वो कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। इसी रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिख दे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड, तो यही रिएक्शन कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। DIS की जगह पर COM आ जाएगा स्पेलिंग में, बाकी स्पेलिंग ठीक है, सेम है, ठीक है, मतलब ठीक है। ओके, तो इसका एन फैक्टर आप लोग बिंदास निकाल सकते हैं।
डिस्प्रपोर्स केस टू इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो सब लोग, पोटासियम क्लोराइड को थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और O2 मिलता है। बैलेंस करूं तो बैलेंस भी कर सकता हूं, पर मैं बैलेंसिंग तो अल्टीमेट वे है ही। देखो जरा, माइनस यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्साइड है और यहाँ पे +5 है। पोटासियम इधर भी +1 इधर भी +1। एल्कली मेटल जब भी कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं +1 होते हैं, एल्काइन मेटल जब भी कंपाउंड की फॉर्म में है +2। प्रोडक्ट साइड भी KCl कंपाउंड है, रिएक्टेंट साइड भी पोटासियम क्लोरेट कंपाउंड है। तो दोस्तों यहाँ पर पोटासियम के बारे में कोई शक करना ही नहीं है। पोटासियम एल्कली एल्काइन मेटल जिंक +2 में, एल्यूमिनियम +3 में, कैडमियम +2 में और फ्लोरीन कंपाउंड की फॉर्म में -1 में, ये एलिमेंट कभी दगा नहीं करते। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है तो इनके बारे में चिंता भी नहीं करनी है। मैं बात करता हूं कि इसी कंपाउंड में एक एलिमेंट रेड्यूस हुआ +5 से -1, वो क्लोरीन है। दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, वो ऑक्सीजन है। तो एक ही कंपाउंड, इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल या सेम आयन, एक या कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और एक या कुछ दूसरे एलिमेंट रेड्यूस हो, तो वो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन ही होगा। विद इन मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन में भी होता है और विद इन मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन में भी होता है। लेकिन वहां पे एक ही एलिमेंट, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर एक एलिमेंट होगा, यहां पे भी एक एलिमेंट हो सकता है, पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी उसकी, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहेगी। एक एलिमेंट हुआ तो भी इंट्रा में, या डिफरेंट एलिमेंट हुए तो फिर तो केस ही अलग हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं +5 से -1, -1 को पता है कि मैं +5 से आया हूं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक क्लोरीन है तो इसका इनफैक्टर 6। 0 है, -2 से आया, तो मैं बोलूंगा इसका इनफैक्टर क्या हो गया, -2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनफैक्टर 4 हो गया। मैंने बोला था O2 का इनफैक्टर कॉमनली 4 रहता है, क्योंकि O2 जब भी आता है जनरली ऑक्साइड से आता है। ओके, ये हो गया। अब इसका इनफैक्टर देखेंगे तो एक क्लोरीन रेड्यूस हो रहा है, 3 ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो पर मॉलिक्यूल रेड्यूस होने में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ रिडक्शन देखो तो +5 से -1, सिर्फ रिडक्शन देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ KClO3 गेन हुए, सिर्फ गेन देखेंगे, सिर्फ रिडक्शन देखेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ऑक्सीडेशन में, इसका पर मॉलिक्यूल देखना है ऑन एन एवरेज। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, -2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे पोटासियम क्लोराइड में 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन ही लॉस हुए। ये बात पक्का है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ये तो हर रिडॉक्स रिएक्शन में है, चाहे इंट्रा इंटर डिस दुनिया की कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो, ये तो सबसे फंडामेंटल चीज है। दिस इज ऑलवेज ट्रू। पर इंट्रामोलिकुलर में वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, वही रेड्यूस हो रहा है, तो पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू पर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर क्या तो सिर्फ लॉस देखो या सिर्फ गेन देखो, नेट लॉस और गेन इफेक्टिवली देख लोगे तो 0 आ जाएगा, एन फैक्टर 0 हो नहीं सकता।